सकूं। यह विषय जो आज मैंने चुना है, हरित रसायन, उसकी वजह यह है कि एक रसायन शास्त्र का विद्यार्थी होने के कारण हम शुरू से ये महसूस करते हैं कि जब भी रसायन का नाम लिया जाता है तो उसके साथ प्रदूषण फैलाने वाले रूप में रसायनियों को लिया जाता है। यानी प्रदूषण का धब्बा हमेशा केमिस्ट्री वालों के साथ चलता है। और यह आरोप, यह विचार गलत भी नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर रसायन शास्त्र ने प्रदूषण फैलाया है, उसके लिए वो जिम्मेवार हैं, तो उसकी काट भी उन्हीं के पास है। और उन्हीं कांटों में से एक ये हरित रसायन है। असल में हरित रसायन कोई नया रसायन नहीं है, कोई नया रसायन विज्ञान नहीं है। यह केवल एक सोच है, एक फिलॉसफी है, और इसके लिए एक जागरूकता की जरूरत है। आज जो विद्यार्थी रसायन शास्त्र के विद्यार्थी हैं, कल को वो पीएचडी करेंगे, उस दौरान उसमें से कुछ लोग रासायनिक उद्योग लगाएंगे। अगर वो इसके जो सिद्धांत हैं उसका उपयोग करें तो कहीं ना कहीं कुछ वातावरण में सुधार होगा। यह रसायन अर्थशास्त्र से भी जुड़ा है, क्योंकि कोई भी उद्योग चलता तभी है जब उसमें कॉमर्शियल वायबिलिटी होती है। तो इस रसायन ने अर्थशास्त्र को भी सुधारा है, ये फायदे का सौदा है। और साथ ही साथ अगर वातावरण सुधरेगा, हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, तो इन जनरल हमारा समाज भी सुधरेगा। तो हरित रसायन समाज, वातावरण और अर्थशास्त्र तीनों को लेकर चलता है। यह एक वृहद कॉन्सेप्ट है। बहुत कम समय में केवल इस कॉन्सेप्ट को हम बता सकते हैं। थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन पार्ट भी लेंगे। तो संक्षेप में हरित रसायन क्या है, क्यों आज ये बनी समय की मांग, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। रसायन विज्ञान ने, ये सर्वविदित है, बहुत से ऐसे पदार्थ बनाए जो जीवनोपयोगी हैं। अगर हम देखें तो दवाएं जो स्वास्थ्य रक्षा से जुड़ी हैं, रंग बहुलक है, पॉलीमर्स, वस्त्र हैं, कृषि रसायन, भोजन में रसायन, सौंदर्य प्रसाधन, साबुन एवं अपमार्जक, स्मार्ट मटेरियल, प्रोपेलेंट, ये लिस्ट अनंत है। सोते उठते बैठते हम कुछ भी देखते हैं तो उसमें केमिस्ट्री का रोल है। और इन सब पदार्थों का उपयोग बहुतायत से होता है। दवाओं एवं एंटीबायोटिक्स की खोज ने जीवन को दीर्घायु बनाया है और साथ ही साथ उसे गुणवत्तापूर्ण भी बनाया है। कृत्रिम रंगों ने जीवन को रंगों से रंगा भरा है। जो कीटनाशक हैं, परिरक्षक हैं, प्रिजर्वेटिव्स, फर्टिलाइजर्स हैं, इन्होंने भूखे पेटों को भरने में मदद की है। पॉलीमर्स, वस्त्र, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक्स, इनके बिना जीवन की कल्पना नहीं हम कर सकते हैं। वास्तव में रसायन विज्ञान ने चमत्कार किया है और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन हमें इस विकास की कीमत भी चुकानी पड़ी। अधिकांश रसायनों का उत्पादन वृहद स्तर पर होता है और औद्योगिक घराने जो इन रसायनों का निर्माण करते हैं वो इसे कम मूल्य पर कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से बनाना चाहते हैं। इसमें खैर कोई गलत बात भी नहीं है, परंतु इस निर्माण प्रक्रिया में जल, मृदा और वायु में उत्सर्जित जहरीले रसायनों का ध्यान नहीं रखा जाता है। फलस्वरूप जल, मृदा एवं वायु प्रदूषण होता है और धरती पर सभी प्रकार का जीवन प्रभावित होता है। अब किस तरीके से प्रभावित होता है, इसके उदाहरणों की लिस्ट भी बहुत लंबी है।
मैंने केवल 2-4 उदाहरण दिए हैं। 1960 में जापान में अनेक नवजात शिशुओं में कई जन्मजात बीमारियां पाई गई, जिसका कारण थैलिडोमाइड नामक दवा बताई गई। 1962 में DDT, जो एक प्रसिद्ध कीटनाशक है, उसके उपयोग पर उंगली उठाई गई। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन होल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हम सब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल ने तमाम स्किन कैंसर कॉज किया है। जो वीडीसाइड है 2,4-D और 2,4,5-T, इनको मृदा प्रदूषण के लिए जिम्मेवार माना गया है। अमेरिका में 1984 का घटा भोपाल गैस त्रासदी, ये किसी से छिपा नहीं है। हम आज भी उसके परिणामों को भुगत रहे हैं। इस तरह की अनेक घटनाएं घटी जब दुनिया भर में, तो लोगों ने इसका विरोध किया और अलग अलग देशों में अलग अलग कानून बने। क्लीन वाटर एक्ट, रिसोर्स रिकवरी एंड कंजर्वेशन एक्ट, पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट, ताकि जो रासायनिक उद्योग हैं उन पर कंट्रोल किया जा सके कि वो दुष्प्रभाव फैलाने वाले रसायनों का उत्सर्जन सीमित करें या कम करें। लेकिन एक चीज अच्छी ये है कि जो डैमेज हुआ है हमारे एनवायरनमेंट को, वो इरिवर्सिबल नहीं है, वो रिवर्सिबल डैमेज है और हम लोग उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं डैमेज कंट्रोल के द्वारा। तो सरकार, नीति निर्धारक और वैज्ञानिकों ने मिलकर एक नए रासायनिक शोध के दर्शन का विकास किया और ये दर्शन था हरित रसायन, ग्रीन केमिस्ट्री। मुख्य रूप से बहुत वैज्ञानिकों का इसमें योगदान है, लेकिन मुख्य रूप से पॉल एनास्टस और जॉन वार्नर, इनका बहुत ज्यादा योगदान है। और इस योगदान के लिए पॉल एनास्टस को ग्रीन केमिस्ट्री का फादर, हरित रसायन का पिता कहा जाता है। हरित रसायन शब्द पॉल एनास्टस का ही कॉइन किया हुआ है। Green chemistry may be defined as benign chemistry that does not harm either to human or to the environment. इसकी डेफिनेशन में ही इसका सार है, इसकी कार्यशैली है। हरित रसायन उन रासायनिक पदार्थों और प्रक्रियाओं के उपयोग एवं विकास पर जोर देती है जिससे जहरीले प्रदूषण कारक पदार्थों का उपयोग एवं उत्पादन न हो, और अगर हो तो न्यूनतम। असल में जो इसके मूल में बात है वो ये कि अगर वेस्ट प्रोडक्ट पैदा ही नहीं होगा, अगर टॉक्सिक सब्सटेंसेस पैदा ही नहीं होंगे, तो हम उनके निस्तारण से बच जाएंगे। निस्तारण में समय खर्च होता है, धन खर्च होता है, हमारा एफर्ट खर्च होता है और चीज की कीमत बढ़ जाती है। अगर हम उसको उद्गम स्थल पर ही रोक दें, उसके ओरिजिन पर ही रोक दें, तो इससे हमें आर्थिक लाभ मिलेगा। तो हरित रसायन मुख्य रूप से जो प्रदूषण है उसको उद्गम स्थल पर ही रोकने की बात करती है। हरित रसायन, जैसा हमने कहा, कोई नया रसायन विज्ञान नहीं है। ये रासायनिक विधियों और रसायनों के दुष्प्रभावों को घटाने की ही विधि है। और यह ग्रीन केमिस्ट्री की सभी शाखाओं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोकेमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, सुप्रामोलिक्यूलर केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, आप कोई भी ब्रांच लें उस पर यह अप्लाई करती है। जैसा हम जानते हैं कि अगर वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब है जो मेन प्रोडक्ट हमारा बन रहा है किसी भी केमिकल सिंथेसिस में, उसके अलावा जो प्रोडक्ट बन रहा है या जो अभिकारक बचे रह जा रहे हैं वो वेस्ट का निर्माण करते हैं, अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण करते हैं। अगर वो न बने तो उससे जो उनके निस्तारण की समस्या आती है
उससे हम मुक्त हो जाएंगे। और इसलिए हरित रसायन का एक अपना अर्थशास्त्र भी है। सवाल है, हरित ही क्यों? हरित रसायन को अगर हमें समझना है तो हमें केवल नेचर की तरफ देखना होगा कि नेचर किस तरह से काम करता है, प्रकृति किस तरह से काम करती है। हरा रंग अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रख सकता है, लेकिन मेरे लिए ये हरा रंग नेचर का रंग है और हमें प्रकृति से सीखना चाहिए। प्रकृति हरी है और इसीलिए प्रकृति सुंदर है। आप देखिए कि प्रकृति किस तरीके से काम करती है। हरे पौधे सर्वसुलभ कार्बन डाइऑक्साइड और जल से सर्वाधिक महत्व के उत्पाद हमारा भोजन जो ग्लूकोज है। हमारा भोजन से मतलब है सभी पौधों का भोजन, सभी जानवरों का भोजन, मनुष्यों का भोजन, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राणदायिनी ऑक्सीजन गैस। कितना सिंपल रॉ मटेरियल लिया है और कितना यूजफुल प्रोडक्ट बनाया है, नेचर का ये कमाल है। और अगर इसकी थोड़ी भी नकल हम कर सकें अपने रासायनिक उद्योगों में, रासायनिक संश्लेषणों में, तो शायद इस धरती का भला हो सकेगा। क्या ऐसा ही प्रयास हमारा नहीं होना चाहिए? जो जीवधारी हरे नहीं होते हैं वो अपना भोजन नहीं निर्मित कर पाते हैं, वो ऑक्सीजन नहीं रिलीज कर पाते हैं और वो परजीवी या मृतोपजीवी कहलाते हैं। हमें याद रखना है कि हमें परजीवी मृतोपजीवी नहीं बनना है। हरित रसायन का जब डेवलपमेंट हुआ तो 12 मूल सिद्धांत दिए गए। उनको बहुत संक्षेप में हम बता रहे हैं, अगर समय मिला तो इसमें से कुछ को हम थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। पहला है प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट। अपशिष्ट पदार्थों के उत्पादन एवं बाद में उनके निस्तारण से कहीं बेहतर है कि अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण ही न हो। और जैसा कहा गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर वेस्ट प्रोडक्ट होगा ही नहीं तो उसके निस्तारण की समस्या से भी हम बचेंगे। दूसरा सिद्धांत है एटम इकोनॉमी। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। निर्माण की ऐसी विधियों का विकास किया जाए जिससे अभिकारकों का अधिकतम भाग उत्पाद में परिवर्तित हो जाए। यानी सिंगल प्रोडक्ट रिएक्शन अगर हो, केवल एक ऐसे रिएक्शंस हो जिसमें केवल एक ही उत्पाद बने, तो जाहिर सी बात है कि अपशिष्ट नहीं बनेंगे। और कुछ सिद्धांत हैं लेस हैजार्डस केमिकल सिंथेसिस। जहां तक संभव हो निर्माण की ऐसी विधियों का विकास किया जाए जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर न्यूनतम दुष्प्रभाव डालते हों। डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स। ऐसे रासायनिक पदार्थों का निर्माण किया जाए जिनमें वांछित गुण तो हो परंतु उनमें विषाक्तता, टॉक्सिसिटी न्यूनतम हो। सेफर सॉल्वेंट्स एंड ऑक्सिलियरीज। विलायकों, पृथककारी रसायनों एवं अन्य सहायक रसायनों आदि का न्यूनतम उपयोग किया जाए या उन विलायकों का उपयोग किया जाए जो नुकसान रहित हों। सबसे अच्छा विलायक जल है, क्योंकि जल सभी जीवधारियों में पाया जाता है और इसीलिए जल को प्रिंसिपल सॉल्वेंट ऑफ चॉइस कहा जाता है। प्रकृति जल के अलावा किसी भी विलायक को स्वीकार नहीं करता है। डिजाइन फॉर एनर्जी इफिशिएंसी। अधिकाधिक अभिक्रियाओं को सामान्य तापमान एवं दाब पर किया जाना चाहिए जिससे पर्यावरण को क्षति न हो और आर्थिक हितों की पूर्ति हो सके। यूज ऑफ रिन्यूएबल फीड स्टॉक्स। जहां तक संभव हो वहां नवीकरणीय संसाधनों, रिन्यूएबल सोर्सेज का उपयोग किया जाए। रिड्यूस डेरिवेटिव्स। यौगिकों के अनावश्यक व्युत्पन्न बनाने से बचना चाहिए। जैसे कभी कभी केमिस्ट्री में हम लोग ब्लॉकिंग ग्रुप्स लगाते हैं और बाद में फिर उसको डी ब्लॉक करते हैं। कैटालिसिस। जहां तक हो सके
उत्प्रेरक और खास तौर से जैव उत्प्रेरक, क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन, रासायनिक पदार्थ प्राकृतिक रूप से अपघटित होने चाहिए, बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए। आप देखिए प्रकृति में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो अपने से नष्ट न हो, अपने से नष्ट होती है और साइक्लिक प्रोसेस में चक्रीयता के साथ वातावरण में वापस घुल मिल जाती है। तो बायोडिग्रेडेबल होना बहुत जरूरी है और साइक्लिक होना जरूरी है प्रोसेस का। विषाक्त पदार्थों के निर्माण के पूर्व और साथ ही साथ लगातार जब वो अभिक्रिया चल रही हो उसकी जांच और रोकथाम की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे रसायनों का प्रयोग होना चाहिए जिससे आग, विस्फोट, गैसों का रिसाव आदि से बचा जा सके। भोपाल गैस त्रासदी उसका एक एग्जाम्पल है। अब ये देखते हैं कि कौन कौन से तकनीक है, महत्वपूर्ण तकनीक, जिनका हम ग्रीन केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। हरित अभिकर्मकों, हरित विलायकों एवं हरित उत्प्रेरकों का रासायनिक निर्माण में उपयोग। ये जो हरित शब्द का मतलब है नॉन टॉक्सिक, जिसमें विषाक्तता न हो, जहरीलापन न हो। सूक्ष्म तरंगों की मदद से निर्माण, पराध्वनि अल्ट्रासाउंड की मदद से निर्माण, प्रावस्था स्थानांतरण उत्प्रेरण फेज ट्रांसफर कैटालिसिस, कार्बनिक निर्माण में जैव उत्प्रेरण, जलीय माध्यम में निर्माण। ऐसे बहुत से अभिक्रिया हैं जिनको मैंने अपने पीएचडी के दौरान अल्कोहल में या बेंजीन, टोल्यूइन वगैरह में किया था, और इधर कुछ समय से मैं प्रयास कर रहा हूं कि उन्हीं उत्पादों को मैं एक्वस सिस्टम में बना सकूं। कुछ में मुझे सफलता भी मिली है, कुछ में सफलता नहीं भी मिली है, लेकिन मेरा प्रयास जारी है और यही प्रयास जारी रहना चाहिए रासायनिक उद्योगों का, लोगों का, कि वो वातावरण की संरक्षा में कुछ महत्वपूर्ण कर सके। आयनिक द्रवों का विलायकों के रूप में उपयोग और ठोस अवस्था में कार्बनिक निर्माण। ठोस अवस्था का मतलब है या तो हम सॉलिड स्टेट में रिएक्शन कर लें, या कई बार रिएक्टेंट ही लिक्विड होते हैं तो किसी विलायक की जरूरत नहीं पड़ती है। सॉल्वेंट फ्री सिंथेसिस। इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, कुछ उदाहरण दिए हैं कि देखिए ये कैसे हो सकता है। बहुत संक्षेप में इसका मैं जिक्र करूंगा, केवल ये बताने के लिए कि अलग अलग तकनीक से भी रिएक्शंस किए जाते हैं। आप देखिए ये माइक्रोवेव की मदद से है और केवल 1 मिनट में रिएक्शन हुआ है वाटर की उपस्थिति में, केवल 1 मिनट। इसी तरह ये रिएक्शन भी, ये बेंजामाइड की हाइड्रोलिसिस है बेंजोइक एसिड में, केवल 7 मिनट में। तो माइक्रोवेव एक अच्छा सोर्स है एनर्जी का और उससे निर्माण चंद मिनटों में हो जाता है, तो हमारा समय और धन, एफर्ट सभी कुछ बचता है। ये अल्ट्रासाउंड की मदद से निर्माण हुआ है। ये चिन्ह अल्ट्रासाउंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह एराइल साइनाइड की हाइड्रोलिसिस कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्ट्रासाउंड में एक सिंपलेस्ट एग्जांपल मैंने यहां लिए हैं। ये फेज ट्रांसफर कैटालिसिस के द्वारा रासायनिक संश्लेषण है। फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट उस जगह इस्तेमाल होते हैं, मान लीजिए कोई अभिकारक कार्बनिक विलायक में घुलनशील है और दूसरा रिएजेंट, दूसरा अभिकर्मक जलीय माध्यम में अगर घुल रहा है तो कभी भी आपस में मिलाया नहीं जा सकता, और तब हम फेज ट्रांसफर कैटालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। ये बायो कैटलिस्ट की मदद से कुछ निर्माण दिखाए गए हैं। ये जलीय माध्यम में आप देखिए वाटर का इस्तेमाल किया गया है, डील सेल्डर रिएक्शन है। ये आयनिक लिक्विड का भी आजकल इस्तेमाल हो रहा है। ये सॉलिड स्टेट में कार्बनिक निर्माण किए गए हैं। हरित रसायन की मदद से कुछ इंपॉर्टेंट रसायन है जिनका निर्माण किया गया है। आप देखिए सामान्य निर्माण में एक 6 स्टेप्स में ये सिंथेसिस होती है।
और हर स्टेप में कुछ न कुछ वेस्ट जरूर बनता है। लेकिन हरित निर्माण में केवल 3 स्टेप में लिए गए हैं, रिएक्शंस किए गए हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें वेस्ट कम बनेगा। कैटिकॉल और एडिपिक एसिड की भी सिंथेसिस ये हरित रसायन की मदद से है। आप देखिए ग्लूकोज का ई कोलाई बैक्टीरिया की मदद से कैटिकॉल में कन्वर्जन हुआ है और एडिपिक एसिड में। लैक्टिक एसिड एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है एलिफैटिक कंपाउंड्स के निर्माण के लिए, और कैटिकॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एरोमेटिक कंपाउंड्स के निर्माण के लिए। ये कुछ फाउंडेशन पिलर्स की हमने बात कही है कि अगर रिएक्शन कैटेलाइज्ड हो, खासतौर से बायो कैटलिस्ट हो, तो इसमें बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनता है। अभिक्रियाएं कम ताप और दाब पर होती हैं, तो इससे आर्थिक लाभ होता है। एक हेक अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसका एग्जाम्पल मैंने दिया है। इसी तरह मैंने कहा है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के जगह पर एक्वस सिस्टम इस्तेमाल हो जहां तक संभव हो, क्योंकि हमें यह भी याद रखना चाहिए कि प्रकृति हमेशा विलायक के रूप में जल को स्वीकार करता है। जल एक सर्वमान्य विलायक है। इसी तरह सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल आजकल हो रहा है। जल और CO2 के साथ अच्छाई ये है कि जब वो एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो वाटर और CO2 ही बनाएंगे जो नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं। इसी तरह विलायक के रूप में आयनिक लिक्विड्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे आजकल कोल और पेट्रोलियम का पहले हुआ करता था, लेकिन हम जानते हैं कि कुछ समय के बाद कोल और पेट्रोलियम स्वयं एक दुर्लभ चीजें हो जाएंगी क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल है। तो रिन्यूएबल सोर्स का सबसे बढ़िया सोर्स है बायोमास, जो कार्बोहाइड्रेट का एक प्रचुर स्रोत है। आप उससे ग्लूकोज निकालें और ग्लूकोज का कन्वर्जन लैक्टिक एसिड में, जो कि एलिफैटिक कंपाउंड के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करता है, और कैटिकॉल जैसा हमने अभी एग्जाम्पल में दिखाया, वो एक एरोमेटिक कंपाउंड के लिए प्लेटफॉर्म का काम करता है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह गन्ना भी एक बहुत अच्छा सोर्स है, उसका जो अपशिष्ट पदार्थ है उससे भी बहुत से कंपाउंड प्राप्त हो सकते हैं। परमाणु मितव्ययिता, ये एटम इफिशिएंसी है। अगर हमारा रिएक्टेंट पूरे तौर पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, कुछ भी बच नहीं रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि हमारा 100% एटम इकोनॉमी है। आप देखिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स। तो ये एडिशन रिएक्शन में चूंकि नया कुछ नहीं बन रहा है, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट में नया कुछ नहीं बन रहा है, और पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में नया कुछ नहीं बन रहा है, तो इनकी परमाणु मितव्ययिता 100% है। अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करें या विलोपन अभिक्रियाएं करें, एलिमिनेशन रिएक्शन, तो उसकी परमाणु मितव्ययिता कम होती है। एक चीज यहां मैं जरूर कहना चाहूंगा, बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। चीजों का बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति में हर पदार्थ स्वयं में नष्ट होता है। DDT या पॉलीमर्स ये इतने स्थायी मॉलिक्यूल हैं कि वो प्रकृति में बायोडिग्रेड नहीं होते हैं, इसलिए वो पोल्यूशन फैला रहे हैं। कुछ सब्सटेंसेस जो बायोडिग्रेड हो रहे हैं, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है अपघटित उत्पाद, जैसे 2,4-D और 2,4,5-T, ये आसानी से अपघटित हो जाते हैं, परंतु इनके अपघटित उत्पाद डाइऑक्सिन कैंसर उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। तो इसको भी हमें ऐसे चीजों को रोकना पड़ेगा जिनका बाई प्रोडक्ट कैंसरस है। अगर हम मॉलिक्यूल में कुछ चेंज ले आए, तो जैसे DDT में हमने थोड़ा सा चेंज किया है, क्लोरीन की जगह मिथॉक्सी ग्रुप ले आए हैं, इसमें प्रॉपर्टी DDT जैसी ही है, लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल हो गया। सोप्स एंड डिटर्जेंट बायोडिग्रेडेबल हैं, लेकिन जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये बायोडिग्रेड होते हैं, वो जलीय तंत्र में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन घटा देते हैं। तो इसलिए सोप और डिटर्जेंट भी बहुत जबरदस्त प्रदूषक हैं। रिएक्शंस ऐसे होने चाहिए जिसमें एनर्जी की न्यूनतम खपत हो।
इसके लिए सक्षम और जैव उत्प्रेरक इस्तेमाल किए जाएं, आसवन, वाष्पासवन आदि से बचना चाहिए, सूक्ष्म तरंगों आदि से निर्माण करना चाहिए। तो अगर हम ग्लोबली सोचें और थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, ये उसका सिद्धांत है। वास्तव में हरित रसायन एक वैज्ञानिक सोच है, कार्यशैली और रासायनिक दर्शन है। अपने पर्यावरण, अर्थ एवं समाज की संरक्षा ही इसका मूल है। संभव है कुछ लोगों को यह एक सूक्ष्म कदम प्रतीत हो, परंतु व्यक्ति, समाज एवं मानवता के लिए यह किसी महान प्रयास से कम नहीं, जैसा नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था। तो बी विजिलेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ योर एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। और जैसा हम कहते हैं, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। तो जगने की जरूरत है। अगर हम लोग जागरूक होंगे अपने समाज, एनवायरनमेंट के बारे में, तो सबका भला हो। धन्यवाद।